हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। चैप्टर का नाम है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप फुल वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लंबी चौड़ी वीडियो मिल जाएगी। फुल चैप्टर की वीडियो इसी में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स या विशेषताएँ क्या हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है, मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है टैक्स रेवेन्यू एंड नेशनल इनकम रेशो, कि जो नेशनल इनकम है उसका कितना परसेंट टैक्स से आता है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इन इंडिया टैक्स इनकम रेशो हैज़ बीन ऑन इंक्रीज, तो लगातार टैक्स इनकम की रेशो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इट क्लियरली शोज़ दैट टैक्स एफर्ट्स आर बीइंग परस्यूड विग्रसली। इससे ये भी पता लगता है कि जो टैक्स सरकार जो है टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मार रही है। इन 1950-51 barely 6.4% ऑफ द नेशनल इनकम वॉज ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ टैक्सेस। तो अगर 1950-51 के डाटा के हिसाब से चलें तो जितना भी नेशनल इनकम था उसका 6.4% ही सरकार टैक्स इकट्ठा कर पाई थी। बट इन 2019-2020 रेशियो ऑफ टैक्स रिसीट्स टू जीडीपी वॉज 17.4%, जो कि काफ़ी कई गुना हो चुका है। इंक्रीज इन द टैक्स इनकम रेशियो हैज़ नॉट बीन सडन, ये एकदम से नहीं बढ़ा, आस्ता आस्ता बढ़ा है। ठीक है, कितने साल तो हो गए देश को आज़ाद हुए। इट हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग, लगातार फ्लक्चुएट करता जा रहा है। थोड़ा डाटा बताता हूँ। In the first 20 years, this ratio almost doubled. That is, it increased from 6.4% to 11.5%. तो पहले 20 साल में तो देश के आज़ाद होने के बाद तो ये डबल हो गई। In the next 49 years, that is from year 1970-71 to 2019-2020, this ratio increased from 11.5% to 17.4%. तो देखा जाए तो इतनी भी इंक्रीज़ नहीं हुई, मगर अगर ओवरऑल देखें तो कई गुना बढ़ गई है। एज अगेंस्ट द डेवलप कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की हैं उसमें क्या होता है, टैक्स बर्डन इन इंडिया इज़ नॉट मच। तो इंडिया में अभी भी इतने टैक्स नहीं है जितना डेवलप कंट्रीज़ में है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन ऑफ taxes of gross national product of Britain is 30%. 30% है ब्रिटेन में, of USA 23%, of Japan is 23%, and of Canada it is 19%. But keeping in view low disposable income, it can also be said that tax burden is not very low. अब इन कंट्रीज़ में इतना टैक्स है, मगर इन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम भी तो हाई है, समझ गई बात। मगर इंडिया में पर कैपिटा इनकम भी तो काफ़ी ज़्यादा लो मानी जाती है। ऊपर से अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं भी देते तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं आपकी इनकम का 40 to 45% टैक्स देने में ही चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हो, ब्रेड खरीदने जाते हो, बिस्किट खरीदने जाते हो, कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, कार की इंश्योरेंस लेने जाते हो, तो उस पर कहीं ना कहीं टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। इंडिया में क्या है, मल्टीपल टैक्सेशन मतलब एक से ज़्यादा टैक्स लगते हैं। अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज़ फाउंड इन इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी में डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। इट इंक्लूड्स मैनी डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एट्सेट्रा, एंड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एट्सेट्रा। तो इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। दस इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ अ मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। फ्रॉम 1st July 2017, government has introduced GST in place of various types of indirect taxes. तो 2017 1 जुलाई के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कई टाइप के थे उनको क्लब करके ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंडर लेके आए। ठीक है, तो इंडियन जो टैक्सेशन सिस्टम है ये एक मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है जिसमें काफ़ी टाइप के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। नेक्स्ट आ जाता है शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर देयर वॉज प्रीडोमिनेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। पुराने टाइम की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था, डोमिनेंस होती थी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज़ हाईएस्ट अमंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो एक्साइज ड्यूटी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे ज़्यादा है। इन 1950-51 of the total tax proceeds of the government, 36.8% was contributed by direct taxes and 63.2% of indirect taxes. तो ये 1950-51 के डाटे के हिसाब से। बट इन 2019-2020 the share of direct taxes in total tax proceeds of the central government was
कितना हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस का कितना हो गया, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस पहले कितने थे, 36.8% और अब बढ़ के 52.3% हो गए। एंड दैट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस का कितना रह गया, 47.7%, जो कि पहले कितना था, 63.2%। द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अबाउट 70%। तो अगर हम बाकी डेवलप कंट्रीज़ को देखते हैं तो उसमें जो शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस का टोटल टैक्स में वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है ही है। नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंस ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ऑन अ फ्यू सिलेक्टेड टैक्सेस। तो जो पूरा का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है वो फ्यू सिलेक्टेड टैक्सेस से उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। तो ये भी एक मेन फीचर है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का। ऑल्दो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव लेविड मैनी टैक्सेस, कई टाइप के टैक्सेस लगाए हुए हैं, येट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेवेन्यू ओनली फ्यू टैक्सेस आर इम्पॉर्टेंट। तो कुछ टैक्सेस से ही सरकार को बल्क में पैसा आता है। अमंग द डायरेक्ट टैक्सेस कॉर्पोरेशन टैक्सेस या कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स ही माना जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट्स लैंड रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स। तो अगर स्टेट्स के हिसाब से चलें तो वहाँ पे लैंड रेवेन्यू ही सबसे मेन टैक्स माना जाता है। अमंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस yielding maximum revenue are union excise duty, कस्टम ड्यूटी एंड सेंट्रल जीएसटी जिसको सीजीएसटी कहा जाता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट जीएसटी जिसको एसजीएसटी कहा जाता है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बेसिकली ये बताया हुआ है कि जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स का और कॉरपोरेशन टैक्स का है। इसी से काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स की क्वांटिटी है वो इकट्ठी की जा रही है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस। तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें लगातार इनकम जैसे जैसे बढ़ती रहती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है। रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज पर्सन्स विद लो इनकम आर टैक्स्ड एट लो रेट्स एंड दोज विद हाई इनकम्स आर टैक्स्ड एट हाई रेट्स। जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी उसको टैक्स रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा और जिसकी तनख्वाह कम होगी उसको टैक्स रेट कम देना पड़ेगा। Likewise, some indirect taxes, that is GST, is also levied on the principle of progression to some extent. कैसे? Goods consumed by low income group are either exempted from taxes or are taxed at low rates. तो वो goods जो commonly use है, necessities वगैरह हैं, उनके ऊपर काफ़ी low rate of GST वगैरह indirect taxes लगे हुए हैं, बट जो luxury goods हैं उन पे ज़्यादा जो है GST का रेट लगा हुआ है। On the other hand, luxury goods or goods consumed by high income group are burdened with high rate of taxes. उन पे काफ़ी high taxes लगाए हुए हैं। Thus, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ प्रोग्रेसिव टू सम एक्सटेंट। तो इंडियन प्रोग्रेसिव सिस्टम जो है, जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाता है, ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स, और गरीबों पे कम लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेस कवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर बर्डन्ड विद टैक्स। काफ़ी कम लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस देने वाले तो ऑलमोस्ट सारे हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स। ज़्यादातर लोग जो है डायरेक्ट टैक्सेस दे ही नहीं रहे, एग्जम्प्टेड है क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन पेज इनकम टैक्स। सिर्फ 5% के आसपास लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, बाकी तो इनकम टैक्स की ब्रैकेट में ही नहीं आ रहे। दस इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड। तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी। ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आर नॉट सो एफिशिएंट। वो ऑफिशियल्स जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को इकट्ठा करें, वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। सो पीपल सक्सीड इन इवेडिंग द टैक्स। तो टैक्स को चोरी करने में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग कामयाब हो जाते हैं। दे ईदर डू नॉट पे एनी टैक्स और पे मच लेस देन द एक्चुअल टैक्स ड्यू। तो या तो वो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, इनकम अपनी लो शो कर देते हैं, या फिर जितना बनता है उतना टैक्स नहीं देते। सच अनस्क्रप्लस जो ऐसा लोगों का बिहेवियर है, लोगों का सबमिट क्या फॉल्स अकाउंट्स को सबमिट कराना अथॉरिटीज़ को, एंड सक्सीड इन मैनिपुलेटिंग थिंग्स इन सच अ मैनर एज टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी टू द मिनिमम। तो बेसिकली वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दे के हमने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा कर करके वो अपनी इनकम्स को नीचे ले आते हैं और प्रॉफिट्स को नीचे ले आते हैं ताकि उनको कम से कम इनकम देनी पड़े। क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बजाय इसके टैक्स दे 1 करोड़ की गाड़ी ले आएगी कंपनी के नाम पे। तो जब गाड़ी ले आएगी कंपनी के
नाम पे और फिर प्रॉफिट तो शो ही नहीं हुआ, तो टैक्स किस बात का देना, ठीक है। इन 2006-2007 एस्टिमेटेड ब्लैक मनी इन इंडिया वाज 25 लाख करोड़, इतना जो था वो ब्लैक मनी एस्टिमेट किया गया था। इफ़ टैक्स रेट इज़ टेकन एट 30% देन इट मीन्स दैट ₹7,50,000 करोड़ टैक्स विल बी इवेडेड ऑन दिस ब्लैक मनी। तो एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है। तो ब्लैक मनी को टाइम टू टाइम ख़त्म करने की सरकारें कोशिश करती हैं, मगर हो नहीं पाता, चाहे कोई भी कंट्री हो। इवन अमेरिका में ख़त्म नहीं कर पाई। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इकोनॉमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन इकोनॉमिकल, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट इकोनॉमिकल। कैसे? न्यू टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी एट्सेट्रा डू नॉट यील्ड मच रेवेन्यू। इनसे इतना ज़्यादा पैसा आ ही नहीं पा रहा, सरकार इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही। एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच। इन टाइप के जो टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करना महंगा है और जो कलेक्शन होके आती है वो कम आती है। समझ की बात, इसलिए अनइकोनॉमिकल पड़ जाते हैं कई टाइप के टैक्सेस। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। हमें हर एक बंदे को अगर करना है, कोई ना कोई टैक्स फाइल करना है या टैक्स देना है, तो सीए की मदद लेनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन टैक्सेशन लॉज एंड डिफेक्टिव टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट परमिट द टैक्स पेयर्स एंड द टैक्स अथॉरिटीज़ टू राइटली कॉम्प्रीहेंड देयर रिस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली इतना ज़्यादा उलझा हुआ टैक्सेशन सिस्टम है जिससे कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी मुश्किल आती है और जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके भी हाथ बंधे हुए रह जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और इस कॉम्प्लिकेशन को आसान बनाने के लिए सरकारें टाइम टू टाइम स्टेप्स लेती हैं, मगर फिर भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, कोई इतना आसान नहीं है। हेंस दे आर प्रोन टू कमिट एनी मिस्टेक्स। तो बेसिकली मिस्टेक्स तो होनी है। कई बार हम खुद अपना आईटीआर फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई ना कोई पंगा रह जाता है और हमें नोटिस आ जाता है। तो काफ़ी मुश्किल सिस्टम है। नेक्स्ट, मोर रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस दैन स्टेट टैक्सेस। आपको पता है जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो ज़्यादा टैक्स इकट्ठी कर पाती है बजाय इसके कि स्टेट गवर्नमेंट के। अनदर फीचर ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ मोर रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस देन स्टेट टैक्सेस। तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हर कोई आना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसे की पावर ज़्यादा है। इन 2019-2020 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इन द टोटल टैक्स रेवेन्यू वॉज 62.2% एंड दैट ऑफ द स्टेट इज़ 37.8%। तो तकरीबन 62.2% पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास 37.8% आता है। तो ये तो काफ़ी कम हुआ ना। नेक्स्ट, सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम सफर्स फ्रॉम सेक्टोरल इम्बैलेंसेस। सेक्टर्स में इम्बैलेंस है। कैसे? बर्डन ऑफ टैक्सेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी लाइट एज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल एंड अदर सेक्टर्स विच आर हैविली बर्डन। तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स ना के बराबर है और बाकी जो हैं उनके ऊपर टैक्सेस ही बहुत ज़्यादा है। तो बाकी सेक्टर्स तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवर बर्डनड हुए ना टैक्सेस से। ऑल्दो लार्ज रिसोर्सेज आर बीइंग स्पेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, येट इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर हैज़ बीन केप्ट टू मिनिमम। सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प दी है प्लानिंग के अंडर भी और काफ़ी ज़्यादा प्लान्स भी लॉन्च किए हैं, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता एग्रीकल्चर से जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर देता है। इन 2019-2020 इनकम टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम yielded a revenue of 4,80,348 crore, whereas income tax on agriculture income yielded a very small amount of 180 crore. तो जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पा रही है सरकार इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और एग्रीकल्चर से ना के बराबर कर पा रही है, तो फिर तो ये अनबैलेंस क्रिएट करता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशनल शिफ्ट इन टैक्स स्ट्रक्चर। कैसे? सिंस इंडिपेंडेंस मैनी कंपोजिशनल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर सच एज कौन से? in case of tax on income, revenue from corporation tax, that is tax on the income of the companies, has been rising more than individual tax. तो income tax से ज़्यादा जो है corporate tax को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। मगर currently अगर देखा जाए तो corporation tax का जो रेट है वो कम है और individual taxes जो हैं, जो individual इंसान जो टैक्स दे रहा है वो 30% 40% में भी चला जाता है, ठीक है। In 2019-2020, revenue earned from corporation tax was 5,56,876 crore, whereas the revenue from individual income tax was rupees 4,80,348 crore. तो इंडिविजुअल से कम टैक्स आया और कॉर्पोरेट टैक्स से जो कॉर्पोरेशन हैं उनसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर पाए। नेक्स्ट बी पॉइंट आ जाता है, शेयर ऑफ जीएसटी
इन द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स हैज़ बीन राइजिंग। तो जीएसटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जीएसटी की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन 1950-51 स्टेट्स अर्नड फ्रॉम सेल्स टैक्स just 20% of the total tax revenue, but in 2004-2005 share of sales tax in the total tax revenue increased to 43%। जब देश आज़ाद हुआ था तकरीबन 20% के आसपास सेल्स टैक्स से इकट्ठा कर पा रहे थे और अब बढ़ के 43% हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 सेल्स टैक्स वॉज रिप्लेस्ड बाय वैट, वैल्यू एडेड टैक्स से रिप्लेस हो गया सेल्स टैक्स। फ्रॉम 1 जुलाई 2017 except a few products VAT has been replaced with goods and services tax। तो बेसिकली जीएसटी से वैट को रिप्लेस कर दिया गया है और इक्का दुक्का में रह गया है वैट। इन 2019-2020 कलेक्शन ऑफ जीएसटी वाज 9,44,414 करोड़। तो जीएसटी का या इनडायरेक्ट टैक्सेस का लगातार बढ़ना ये दिखा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी फ्लरिश कर रही है हमारी इकॉनमी में। इन द ईयर्स टू कम द रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी विल इंक्रीज। तो जीएसटी से रेवेन्यू टाइम टू टाइम बढ़ता ही रहेगा। तो अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ अ फेडरल टैक्सेशन सिस्टम। फेडरल है, सेंटर की भी पावर है, स्टेट की भी पावर्स हैं कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में, इन विच टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर है जो टैक्स को इकट्ठा करने की, और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कम पावर्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊंगा डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। चैप्टर का नाम है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में खामियां क्या हैं या डिफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला आ जाता है अनसाइंटिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ अनसाइंटिफिक। किस तरीके से? इट इज़ नीदर साइंटिफिक नॉर बेस्ड ऑन एनी प्री डिटर्मिन्ड प्लान। तो ये कोई प्री डिटर्मिन्ड प्लान के ऊपर भी बेस्ड नहीं है और ना ही ये साइंटिफिक है। किस तरीके से? वाइल डिटर्मिनिंग इट, इसको डिटर्मिन करने, जब हम डिटर्मिन कर लगते हैं टैक्स को, नो हीड इज़ पेड टू द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। तो जब भी हम इन टैक्स को लगा रहे होते हैं, जब भी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो जब इन टैक्सेस के रेट्स फिक्स कर रहे होते हैं तो इतनी अटेंशन नहीं पे करते कि ये टैक्स लगाने से प्रोडक्शन में कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा या फिर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बस सरकार को इतना पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, तो टैक्स लगा दो। समझ की बात? इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ देयरफॉर नॉट एन इंटीग्रेटेड सिस्टम बट अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स। तो इसमें एक सिस्टम नहीं है, नंबर ऑफ सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, बजट के अंदर जितना भी सरकार का खर्चा है, वो खर्चा सारा का सारा टैक्स से पूरा नहीं हो पा रहा। या तो सरकार को लोन लेने पड़ रहे हैं या नोट छापने पड़ रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंडर। कीपिंग इन व्यू the requirements of the country's development and social welfare services like education, health, etc., resources of central government and state governments are limited। अगर हम ये देखें कि सरकार ने डेवलपमेंट करनी है और वेलफेयर के ऊपर खर्चा करना है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ वगैरह के ऊपर, तो सेंटर और स्टेट्स के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो ये कर पाएँ। It is because of the shortage of resources that the government has to take recourse of fiscal deficit। तो ये resources की कमी हो जाती है, इसलिए सरकारों को कर्जे या बोरिंग्स करनी पड़ जाती हैं। In other words, Indian taxation system lacks adequate inbuilt flexibility। तो flexibility नहीं है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में, जितना पैसा चाहिए उतना जनरेट नहीं हो पाता। An appropriate tax structure must be flexible and buoyant। buoyant मतलब जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती रहेगी टैक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होता रहे, so that with the increase in national income there is proportionate increase in revenue at the existing rate of taxation। तो इस टाइप का सिस्टम हो जिसमें सरकार को जितना सरकार खर्चा कर रही है उसके हिसाब से टैक्स भी तो जनरेट हो। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट सो
with the Indian taxation system. It is particularly true in case of taxes imposed by state governments. State governments के केस में फिर भी ये अप्लाई हो जाता है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के केस पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती. जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तो आ नहीं रहा, उल्टा कर्जे लेने पड़ रहे हैं. Taxes of the state governments do not increase in the same proportion as their expenditure does. तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अगर उनके देखा जाए तो खर्चे उनके ज़्यादा होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और इतना ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पा रही. नो वंडर द स्टेट्स हैव टू डिपेंड एक्सीडिंगली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट देयर एक्सपेंडिचर्स. तो हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होना ही पड़ता है अगर उसको अपने पूरे खर्चे निकालने हैं तो. ठीक है, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस पे फेडरल फाइनेंस का चैप्टर भी आता है, वो भी आगे करेंगे, मैं कराऊंगा आपको आगे पूरा का पूरा चैप्टर. नेक्स्ट आ जाता है lack of equity, very important. The greatest defect of the Indian taxation system is that it is regressive. अमीरों के ऊपर कम टैक्स रेट लग रहा है और गरीबों के ऊपर ज़्यादा परसेंटेज, गरीब अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा टैक्स के तौर पे दे रहे हैं. It means that the burden of taxes falls more heavily on poor and middle class than that of rich. कैसे? For instance, burden of indirect taxes like GST, custom duty, excise duty, VAT, etc. fall more on poor than the rich. तो जितना भी indirect taxes है उनका ज़्यादा बर्डन गरीबों के ऊपर होता है और कम बर्डन अमीरों के ऊपर जाता है. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अगर आपको टैक्स का चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरे साथ लिंक मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा कि टैक्स के मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप्स, वो पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है. हेंस इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्योंकि इक्वालिटी तो आ ही नहीं रही है. लैक ऑफ इक्विटी इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स. कैसे? ए, ratio of direct and indirect taxes was 52.3% and 47.7% in 2019-2020. In India, still share of direct taxes is less in comparison to द डेवलप्ड नेशंस. तो डेवलप्ड नेशंस में अगर कंपेयर करें तो अभी भी देखें तो ये रेशो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई दिखी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन डेवलप्ड नेशंस शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन टोटल टैक्स रेवेन्यू इज़ अबाउट 70%. इन इंडिया दिस रेशो इज़ 52.3%. तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस का जो परसेंटेज देखें डेवलप कंट्रीज़ में वो 70% है, मगर इंडिया में भी 52.3% ही है. मोरओवर डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं और ज़्यादा किस पे लगते हैं? गरीबों पे. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो रिग्रेसिव नेचर होती है ना. नेक्स्ट, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इज़ वेरी लिटल. एग्रीकल्चर इनकम पे तो ना के बराबर टैक्स है. रिच फार्मर्स thus escape from the tax net. तो जो अमीर फार्मर्स हैं वो टैक्स देने में बच जाते हैं, या जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर का पैसा है वो सारा एग्रीकल्चर इनकम शो कर देते हैं और उनको टैक्स ही नहीं देना पड़ता. इनकम फ्रॉम सरचार्ज on income tax on super rich persons is too little to have any effect on distribution of income. तो जो अमीरों के ऊपर टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज वगैरह लग जाता है वो भी इतना कम है कि उनको इतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता. समझ की बात? तो अमीर होता जा रहा है, गरीब. ऑन द अदर हैंड, टू मीट इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्सचेकर, टैक्सेस आर लेविड ऑन मास कंजम्पशन गुड्स. तो सरकार को अपना खर्चा निकालने के लिए जो मास कंजम्पशन गुड्स हैं, मास कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है. दस इक्विटी इन टैक्सेशन इज एडवर्सली इफेक्टेड. तो गरीब लोग खरीदेंगे उनसे तो टैक्स ही चला जाएगा, तो उनके ऊपर तो टैक्स इंक्रीजिंग रेट से लग रहा है एक टाइप से. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सिंग गुड्स. To bring uniformity in taxing goods and services, government has introduced GST with effect of 1st July 2019. तो अलग अलग टाइप के गुड्स पे अलग अलग टाइप का टैक्स लगे वो तो ठीक है, मगर GST के आने से पहले अगर आप बिस्किट खरीद रहे हैं पंजाब में तो अलग टैक्स है, हरियाणा में तो अलग टैक्स है, हर एक जगह अलग अलग टैक्स है. यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ही सरकार ने GST लॉन्च किया था. और GST लॉन्च करने के आगे बता दूं कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो कहती थी GST लाओ, और जब उस टाइम पे बीजेपी कहती थी GST अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. अब जब बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है पिछले 2 टर्म से तो बीजेपी ने लॉन्च किया, अब कांग्रेस उसको अपोज कर रही है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करने लगती है तो अपोजिशन में जो भी पार्टी होती है वो उसको अपोज करती है किसी ना किसी वजह से, और वही काम जब वो रूलिंग पार्टी में आ जाती है तो करती है, तो वो जो रूलिंग पार्टी थी वो अपोज करने लग जाती है. बट स्टिल petroleum products like petrol, diesel, natural gas, crude oil, alcoholic liquor etc. are not covered under GST. तो अगर GST इतने लार्ज स्केल पे लगाना ही है तो इन चीज़ों पे भी GST लगा देना चाहिए. तो ये जो चीज़ें हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर GST नहीं लगाया. अगर GST इनके ऊपर लगाया तो इनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ GST इज़ 28%. तो अगर 50 रुपये का तेल मिला उस पर 28% टैक्स लग भी गया तो भी तेल खुद सोचो कितना सस्ता हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है सेक्टोरल इनइक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्स बर्डन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी लाइट
whereas it is very high on the industrial sector and service sector. तो sectoral inequality भी है. एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो टैक्स है वो आपको पता ही है, ना के बराबर है, और जो बाकी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स काफ़ी हैवी है. एग्रीकल्चरल इनकम इज स्टिल टैक्स फ्री. स्टेट गवर्नमेंट्स कैन impose agricultural income tax, but state governments have shown no interest in introducing this tax. क्यों? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का फिक्र मचा हुआ है. ठीक है. Presently, agriculture sector contributes very less in the total revenue of the central and state governments. तो एग्रीकल्चर से टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे, तो आप एक लिमिट फिक्स कर दो ना कि कोई फार्मर 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है वो टैक्स देगा, तो कम से कम अमीर किसान तो टैक्स दें. ठीक है ना, गरीब किसानों के ऊपर मत लगाओ. नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड. इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी. इतना सिंपल तो है ही नहीं. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन टैक्सेशन लॉज एंड डिफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन do not permit the taxpayers and tax authorities to rightly comprehend their respective accountability. तो इतना ज़्यादा उलझा हुआ सिस्टम है कि जो टैक्स देने वाले हैं और इवन जो टैक्स इकट्ठा करने वाले हैं वो भी काफ़ी मतलब मुश्किलात में फंस जाते हैं कभी कभी कि क्या करें और क्या ना करें, इतने जो रिजिड से लॉज हैं. ठीक है. हेंस दे आर प्रोन टू कमिट मैनी मिस्टेक्स. तो बीइंग टैक्स पेयर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं और बीइंग टैक्स कलेक्टर्स भी काफ़ी मिस्टेक्स होनी है क्योंकि लॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड टाइप के हैं. नेक्स्ट आ जाता है, अभी बताता हूँ, मेरे दोस्त का एक 4 साल से केस चल रहा था और उसको टैक्स का नोटिस 13 रुपीज़ का आया हुआ था कि आपने कहीं 13 रुपीज़ का ऊपर नीचे कर दिया. तो 13 रुपये क्या, वो कह रहा है मेरे से 1000 रुपये ले लो, मेरी जान छोड़ दो. फिर भी कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा थी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्ट्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सेवरल फैक्टर्स हैव detrimental effect on the personal income tax. कौन कौन से फैक्टर्स? Income from agriculture and income from export oriented units is exempted from income tax. जो भी आप एग्रीकल्चर से इनकम कमाते हो या एक्सपोर्ट करके कई जगह से इनकम कमाते हो उसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं है. Some clever people show their non-agriculture income as agriculture income to avoid tax. तो वो अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम शो करके कोई टैक्स ही नहीं देते. Similarly, some persons show their non-export oriented units income as export oriented units income to avoid taxes. तो जैसे मेरी 2 कंपनियां हैं, एक एक्सपोर्ट का काम करती है, एक एक्सपोर्ट का काम नहीं करती. तो जो एक्सपोर्ट का काम नहीं करती मैं उसको भी शो कर दूंगा कि ये मैंने पैसा एक्सपोर्ट से ही कमाया हुआ है. जो नॉन एक्सपोर्ट कंपनी है उसको भी मैं एक्सपोर्ट कंपनी की इनकम शो करा के अपना टैक्स माफ़ करवा लूँगा. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है लेस कवरेज. वेरी इंपॉर्टेंट. इन इंडिया वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर बर्डनड विद टैक्सेस. बहुत कम लोग हैं जो टैक्स, जिनके ऊपर टैक्स बर्डन पड़ता है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस. ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो टैक्स देती नहीं है क्योंकि गरीबी इतनी है. इन 2019-2020 5.95 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स वर फाइल्ड इन इंडिया. लेटेस्ट डाटा के हिसाब से भी निकाल लोगे तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ पीपल आते हैं. दिस नंबर कैन बी इंक्रीज फर्दर. लगातार बढ़ते जा रहे हैं मगर इतना परसेंटेज हाई नहीं हो गए. दस इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड. बहुत कम लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है टैक्स इवेजन. टैक्स की चोरी कर लेते हैं. ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स आर नॉट सो एफिशिएंट. इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, या वो रिश्वत खा के बैठ जाते हैं जिसे टैक्स लेना होता है. ठीक है. सारे नहीं है ऐसे, कुछ ना कुछ तो है ही है. कंसिक्वेंटली पीपल सक्सीड इन इवेडिंग द टैक्स को इवेड करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कामयाब हो जाते हैं. अब आप खुद सोचो, मान लो किसी ABCD बंदे ने कंपनी खोली. कंपनी खोलने के बाद उस कंपनी को मान लो 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ. 10 करोड़ में से उसने एक रोल्स रॉयस ले ली, एक BMW ले ली, ऑडी ले ली, जो भी ले ली, सारे पैसे उड़ा दिए और वो सारी गाड़ियाँ कंपनी के नाम पे ले ली. और वो ओनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद सारी ये जो है लग्जरीज इंजॉय करते जा रहे हैं और टैक्स उन्होंने ज़ीरो भरा क्योंकि ये गाड़ियाँ खरीद के कंपनी के एसेट्स में दिखा दी और एसेट्स की लगातार डेप्रिसिएशन करते रहेंगे. समझ की बात. दे ईदर डू नॉट पे एनी टैक्स और पे मच लेस देन द एक्चुअल टैक्स ड्यू. तो जितना टैक्स होना चाहिए उतना नहीं दे पाते. सच पीपल सबमिट फॉल्स अकाउंट्स टू द टैक्स अथॉरिटीज़ एंड सक्सीड इन मैनिपुलेटिंग थिंग्स इन सच अ मैनर एज टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी टू द मिनिमम. तो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करके शो कर देंगे जिससे उनको कम से कम टैक्स भरना पड़े. तो टैक्स इवेजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती जा रही है. ठीक है. हमारी इकोनॉमी में नहीं, सब इकोनॉमीज़ में. नेक्स्ट है इनसफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम लोकल बॉडीज़. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेंडिचर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स लाइक म्यूनिसिपल कमेटीज़, पंचायत एट्सेट्रा
has been mounting year after the year, but their sources of income like local taxes are not only inadequate but inelastic also. तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज़, पंचायत वगैरह, इनका खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इनको सोर्स ऑफ आमदनी जो थोड़े बहुत टैक्सेस ये लगाती हैं, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है इनके, वो काफ़ी कम है और इनइलास्टिक है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि एकदम से बढ़ाए जा सकें. कंसिक्वेंटली दे फेल टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ सोशल सर्विसेज. तो सोशल सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते क्योंकि उनके पास पैसे की कमी हो जाती है. नेक्स्ट है ओल्ड क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग लग्जरीज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has been continuously increasing tax rates on the plea of reducing the consumption of luxury goods and removing the inequalities of income. सरकार लगातार टाइम टू टाइम टैक्स बढ़ाती जा रही है लग्जरी गुड्स के ऊपर ताकि इनइक्वालिटीज़ वगैरह कम हो, बट इट इज़ फॉरगॉटन दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड. ये सरकार भूल चुकी है कि लगातार लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते ही जा रहे हैं. गुड्स which were considered comforts and luxuries in yesteryears have become necessities of today. अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो आपको मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, जब मेरे फादर ने सबसे पहले फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन, तो वो लग्जरी माना जाता था. ठीक है, इनकमिंग के भी पैसे होते थे और आउट गोइंग के तो डबल ट्रिपल होते थे. तो उस टाइम पे फ़ोन लग्जरी था, मगर आज के टाइम पे नेसेसिटीज़ हैं. जिस टाइम पे कोई एक टाइम ऐसा था जिस टाइम कार या इवन स्कूटर लग्जरी माना जाता था, मगर आजकल के टाइम पे ये नेसेसिटीज़ हैं. समझ के बात. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन दीज सो कॉल्ड लग्जरी गुड्स एडवर्सली हिट द मिडिल एंड द पुअर क्लास. तो इससे क्या होता है, अब लोगों को, जैसे एसी है, किसी टाइम पे लग्जरी माना जाता था मगर अब नेसेसिटी में आ गया है, तो अब अगर इन पे हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे तो पुअर पीपल और जो मिडिल क्लास है उनका तो बैंड बच जाएगा ना. कंसिक्वेंटली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. लगातार इनइक्वालिटीज़ फर्दर बढ़ती जाएंगी. नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिकल. Indian taxation system is not economical. कैसे? Some taxes like gift tax, wealth tax, estate duty, etc. did not yield much revenue, but to collect the same, the government has to incur a lot of expenses. तो ये जो इन टाइप के टैक्सेस हैं जैसे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटीज़ वगैरह, इनसे सरकार को इतना पैसा तो नहीं आ रहा, मगर सरकार ने ये जो डिपार्टमेंट खोल के इनके बंदे भर्ती किए हुए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स दी हैं, उन पे खर्चा ज़्यादा हो पा रहा है. तो मतलब इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं हो पा रहे कुछ टैक्सेस इकट्ठे करने. ऑल्दो गवर्नमेंट has merged gift tax and wealth tax in income tax, but still the tax administration involves huge cost. तो टैक्स को इकट्ठा करने में सरकार की जो कॉस्टिंग आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्सेशन इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव्ड हेल्पफुल इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो टैक्सेशन सिस्टम एक रुकावट क्रिएट कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में. सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन एरियाज लाइक IT सेक्टर, कैपिटल गुड्स नीड टैक्स एग्जम्पशन फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो कुछ एरियाज़ हैं जिसमें सरकार को टैक्स की एग्जम्पशंस देनी चाहिए जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगी, बट सच टैक्स कंसेशंस आर नॉट गिवन टू देम. उनको वो टैक्स कंसेशंस सरकार नहीं दे पा रही है. इनफैक्ट टैक्सेशन पॉलिसी हैज़ नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड विद आर प्लान प्रायोरिटीज़. तो प्लान की जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्लानिंग कर रहे हो, जो नीति आयोग जो कह रही है कि ऐसा ऐसा करो, फलां फलां करो, तो उसमें टैक्स एग्जम्पशंस देनी चाहिए जो कि नहीं दे पा रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेन कैपिटल. वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया हैज़ गॉट डिस्करेज्ड ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्सेस. जितना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे फॉरेन कैपिटल या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे ही नहीं. हाई टैक्सेशन रेट रिड्यूसेस द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑन फॉरेन कैपिटल. उनके हाई टैक्सेशन की वजह से प्रॉफिट्स गिर जाते हैं, तो वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है इस कंट्री में जाने की, किसी और कंट्री में चले जाएंगे. तो कंक्लूड करते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट इंडियन टैक्सेशन सिस्टम डज नॉट कन्फर्म टू द कैनन्स ऑफ एडिक्वेसी, इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी, इलास्टिसिटी एट्सेट्रा. तो जो टैक्सेशन सिस्टम जो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, जिसको कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कहते थे, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है. जिन कैनन्स या प्रिंसिपल्स के ऊपर टैक्सेशन सिस्टम बेस्ड होना चाहिए उसको फुली फॉलो नहीं कर पाता हमारा टैक्सेशन सिस्टम. अब साथ ही आ जाता है कि सजेशंस क्या हैं, हम किस तरीके से अपने टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें. तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वाइडर स्कोप. A considerable population is still outside the purview of tax system. काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं देते. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे देते ही हैं. The revenue generation
from the revenue generation can be further enhanced by broadening the tax base by bringing more people under the tax net. तो सरकार को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरें. ठीक है, तो टैक्स का स्कोप बढ़ाने की ज़रूरत है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोर डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन द कंट्रीज टैक्सेशन सिस्टम एज दे आर प्रोग्रेसिव. तो टैक्सेशन सिस्टम में डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि वो प्रोग्रेसिव है और अमीर ज़्यादा देते हैं और गरीब कम देते हैं, बजाय इसके कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को दें जिसमें गरीब के ऊपर ज़्यादा मार पड़ती है और अमीर के ऊपर कम मार पड़ती है. द स्कोप ऑफ दीज टैक्सेस शुड बी वाइडन. तो मतलब डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा जोर देना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्स इवेशन. टू डिस्करेज टैक्स इवेजन इन इंडिया नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन. टैक्स की जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. दोज फाउंड गिल्टी ऑफ इवेडिंग टैक्सेस शुड बी हैविली पेनलाइज्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके टैक्स के केस 10-10 साल 15-15 साल तक चलते जा रहे हैं और बाद में रिश्वत देके सेटलमेंट होगी. ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेड मोर एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट. जो टैक्स कलेक्शन के जो लोग हैं उनको, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑनेस्ट और एफिशिएंट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तनख्वाहें रखें ताकि उनको छोटे मोटे पैसे का लालच ना हो. नेक्स्ट आ जाता है इफ़ द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्सेस इज़ रिड्यूस्ड पीपल विल नॉट गेन मच बाय इवेडिंग टैक्स. अगर जो टैक्स का रेट है, मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है, उसी को रिड्यूस कर देंगे तो लोग कहेंगे यार अब टैक्स बचा के भी कितना पैसा हो जाएगा, दे ही देते हैं, इससे अच्छा टैक्स बेनिफिट ही होगा क्योंकि फ्यूचर में लोन वगैरह लेना पड़ सकता है. इन दिस वे टैक्स एवेशन विल बी रिड्यूस्ड. इन तरीकों को फॉलो करके टैक्स को, जो टैक्स की चोरी है उसको रोका जा सकता है. नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव. मोस्ट ऑफ द टैक्सेस इन इंडिया आर रिग्रेसिव. मतलब अमीर के ऊपर कम परसेंटेज और गरीब के ऊपर ज़्यादा भार. द सेम should be made progressive so that the burden is borne more by the rich than the poor. तो poor के ऊपर कम burden होना चाहिए टैक्स का और rich के ऊपर ज़्यादा. To meet this objective, suitable amendments should be made in direct and indirect tax laws. तो जो भी tax laws में जो amendments है वो करो ताकि गरीब के ऊपर भार टैक्स का कम पड़े, अमीर के ऊपर ज़्यादा. Luxury goods be taxed at a high rate so that rich may be burdened with more taxes. तो लग्जरी गुड्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ ताकि सरकार को ज़्यादा पैसा आए. ठीक है, sin or negative goods should also be taxed at a higher rate so that their consumption can be curbed. तो sin goods या negative goods, सिगरेट शराब वगैरह, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए ताकि लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो और अगर फिर भी कोई पीना ही चाहता है तो ज़्यादा टैक्स दे दे. नेक्स्ट, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. In recent years, there has been a considerable increase in the income of agriculture of big and rich farmers. तो जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनकी इनकम तो कई हज़ारों करोड़ में भी चली जाती है कईयों की. तो जिनकी इतने इतने फलां करोड़ है और वो एग्रीकल्चर इनकम से शो करते हैं अपनी पूरी इनकम, तो उनके ऊपर कुछ टैक्स लगा दो, गरीब किसान के ऊपर मत लगाओ. Hence, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी इम्पोज्ड एट प्रोग्रेसिव रेट. प्रोग्रेसिव रेट पे इसको लागू करना चाहिए. नेक्स्ट, इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंसेंटिव्स देना बहुत ज़रूरी है. टैक्सेशन सिस्टम शुड बी सूटेबली अमेंडेड सो एज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर और टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन द कंट्री. तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे, ऐसा टैक्सेशन सिस्टम हो जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यूली इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्स. अगर कोई नई टाइप की इंडस्ट्री है, कोई स्टार्टअप वगैरह है, उसको भी टैक्स माफ़ कर देना चाहिए सरकार को ताकि उसको इनकरेजमेंट मिले. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल, स्पेशल एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स इज़ कॉल्ड फॉर. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इनकरेज करने के लिए सरकार को ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और एग्जम्पशंस देनी चाहिए ताकि बाहर से लोग भी अपना पैसा ले लेके इंडिया में आके इन्वेस्ट करें. नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इन द यूज़ ऑफ टैक्स रेवेन्यू. In a poor country like India, tax proceeds should be spent more and more on social services like education, health, prevention of diseases, social insurances, etc. as against defense, police and civil administration. जैसा कि इंडिया एक पुअर कंट्री है, अभी इतना पर कैपिटा इनकम हाई नहीं है इंडिया में, जो भी टैक्स से इकट्ठा किया गया पैसा है वो सोशल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करो. एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, सोशल इंश्योरेंस, इन पे इस्तेमाल करो, बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने पे इतना खर्चा उड़ा दिया गया. समझिए बात. नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी. टैक्सेशन सिस्टम शुड बी मॉडिफाइड इन सच अ मैनर दैट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस शुड इंक्रीज automatically when there is increase in output and national income. तो फ्लेक्सिबिलिटी इन टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए. इसमें
बॉयंट भी कह सकते हैं इसको, या बॉयंसी का प्रिंसिपल लगे कि जैसे जैसे आपकी जो नेशनल इनकम है या जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहा है, वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती रहे। दिस इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ स्पेशल एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हर एक टैक्सेशन सिस्टम में होनी चाहिए, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ये एक गुड क्वालिटी मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सेशन सिस्टम शुड बी रैशनलाइज्ड, इट मस्ट हैव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से? टैक्सेस शुड बी ब्रॉड बेस्ड, टैक्सेस को ब्रॉड बेस्ड, ज़्यादातर लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आओ। टैक्स रेट शुड बी लो एंड प्रोग्रेसिव, टैक्स रेट प्रोग्रेसिव होने चाहिए, मतलब अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगे और गरीबों पे कम, और टैक्स रेट को लो रखो ताकि कोई टैक्स की चोरी ना करे कि भाई इतना सही तो टैक्स देना, दे दो। टैक्सेस शुड एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस ऐसे होने चाहिए जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें। रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड कन्फर्म टू द नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की नेचर के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ। गुड्स कंज्यूम्ड बाय रिच शुड बी टैक्स्ड एट हायर रेट एंड दोज कंज्यूम्ड बाय द पुअर टू बी टैक्स्ड एट लोअर रेट। जो गरीब कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर कम रेट ऑफ टैक्स लगाओ, जो गुड्स अमीर कंज्यूम करते हैं उस पर ज़्यादा लगाओ। टैक्सेशन सिस्टम शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए। इफ़ टैक्स लॉज आर सिंपल पीपल विल अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई विद देम ईजिली। टैक्स के लॉज आसान होंगे तो फिर हर किसी को समझ आ जाएंगे और हर कोई टैक्स देगा। अब किसी को समझ ही नहीं आएंगे वो टैक्स ही नहीं भरेगा, समझ की बात। नेक्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बी टैक्स्ड एट लो रेट्स, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर कम रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक सेटलमेंट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स। अगर टैक्स का कोई डिस्प्यूट पड़ गया है तो उसे फटाफट से सॉल्व करो, ये नहीं ना 10-10 साल तक टैक्स के केस चली जा रहे हैं। फॉर क्विक सेटलमेंट ऑफ ऑल टैक्स डिस्प्यूट्स मैक्सिमम टाइम लिमिट शुड बी फिक्स्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो सरकार फिक्स कर दे कि इतने टाइम में ये जो टैक्स का डिस्प्यूट है वो ख़त्म करना ही करना है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स मोर appellate bodies that is tribunals should be established। तो इन केसेस को जल्दी रफा दफा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ट्रिब्यूनल्स खोले जाने चाहिए ताकि जो टैक्स के मामले जल्द से जल्द सॉल्व हो सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव टैक्सेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने या गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। सारा का सारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ ओनली इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा that government made efforts to reform the taxation system in India। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही ये चीज़ शुरू हुई कि भाई ये जो टैक्सेशन सिस्टम है इसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करनी है ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर सके। इन दिस रिस्पेक्ट गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस एंड कमेटीज़ एंड रिपोर्ट्स। तो सरकार ने कई कमेटीज़ बिठाई, कई कमीशंस बिठाई और कई रिपोर्ट्स के ऊपर काम किया। कौन कौन सी हैं वो मैं पूरे के पूरे आपके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला आ जाता है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशंस सजेशंस। इसमें क्या हुआ? दिस कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जॉन मैथाई। तो ये कब बनी? 1953 में, और चेयरमैनशिप किसकी थी वो भी मैंने बता दिया। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1954 टू द गवर्नमेंट। और इस रिपोर्ट में क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस, डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर इनका मानना था कि नेसेसिटीज़ बी बर्डनड विद लो रेट ऑफ टैक्सेस, जो नेसेसिटीज़ हैं सरकार उनके ऊपर कम टैक्स लगाए। रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस शुड बी स्पेंट मोर ऑन सोशल सर्विसेज, जो भी टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है वो सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ वगैरह इसके ऊपर खर्च किए जाएँ। टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्लान्स। तो जो भी सरकार 5 ईयर प्लान्स वगैरह बना रही थी उसके लिए, उन प्लान्स को पूरा करने के लिए टैक्सेस जो हैं उनको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ग्रेजुअली। आस्ता आस्ता जो इसकी फाइंडिंग्स थी उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करने की सरकार कोशिश करती है। फिर आ जाता है प्रोफेसर कैल्डर्स रिपोर्ट। तो ये कब आई? इन जनवरी 1956 प्रोफेसर निकोलस कैल्डर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेड द फॉलोइंग सजेशंस आफ्टर मेकिंग अ थॉरो स्टडी ऑफ आर टैक्सेशन सिस्टम। उन्होंने क्या कहा कैल्डर ने? ए, स्कोप ऑफ टैक्सेशन शुड बी वाइडन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के घेरे में लेके आओ। फॉर इट ही रिकमेंडेड
द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, एनुअल वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। तो इस टाइप के टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की जो है उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। बी, रेट ऑफ इनकम टैक्स शुड नॉट एक्सीड 45%। किसी भी तौर पे इनकम टैक्स का रेट 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी, ही रिकमेंडेड कंपल्सरी ऑडिटिंग of accounts in case of annual personal income is in excess of 10,000 and business income is in excess of 50,000। तो उस टाइम पे 1956 में जब 10,000 बहुत ज़्यादा रकम मानी जाती थी, उन्होंने कहा कि अगर किसी की तनख्वाह 10,000 से ज़्यादा है तो वो ऑडिट करवाए पर्सनल लेवल पे, और अगर 50,000 से ज़्यादा है कंपनी की तो उसे ऑडिट करवाना ज़रूरी है, ठीक है। ये उन टाइम के डाटा के हिसाब से, आज के हिसाब से मत ले लेना कहीं। तो गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड some of the taxes proposed by Professor Calder in its budget for the year 1957, 58 and 58, 59। तो कुछ रिकमेंडेशंस ली और कुछ नए टाइप के टैक्सेस लॉन्च किए सरकार ने 57, 58 में और 58, 59 के बजट में। थर्ड आ जाता है रिपोर्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी, जिसको वांचाऊ कमेटी भी कहा जाता है। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री वांचाऊ। तो कुछ लोग इसको वांचू कमेटी भी कह देते हैं, कुछ लोग वांचाऊ भी कह देते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन वांचू करके है इसकी, ठीक है। द कमेटीज रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन 1970। उन्होंने 1970 में अपनी रिपोर्ट दी। इन इट्स budget for 1976-77, the government accepted and incorporated the following recommendations made by वांचू कमेटी। तो उन्होंने क्या किया वो पूरा का पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है वांचू कमेटी के अंडर, रिडक्शन इन टैक्स रेट, टैक्स रेट को कम करो। कीपिंग इन व्यू द रिकमेंडेशंस ऑफ वांचू कमेटी एंड प्रोफेसर कैल्डर, the government reduced the maximum rate of income tax from 97% to 77%. From the financial year 1974-75 it was further reduced to 66%, जिसको further reduce किया गया 1981-82 के बजट में। In year 2007-2008 rate was fixed at 30%. This applies टू इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख। तो जिनकी 2.5 लाख से ज़्यादा है उनके हिसाब से ये रेट सेट किए गए हैं, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना कि पहले कितने ज़्यादा होते थे, कितने ज़्यादा होते थे। पहले रिजीम्स अलग होती थी, अब रिजीम्स अलग है। तो ये कुछ डाटा है जिसमें ये रिकमेंड किया वांचू कमेटी ने कि टैक्स रेट को भाई कम करो। नेक्स्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर बनाओ। ऑल इनकम टैक्स एसेसीज हैव बीन अलॉटेड परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज़ पैन। दिस नंबर इज़ quoted in the income tax return and also in all correspondence with the income tax departments। तो ये पैन नंबर ही यूज़ होगा जो भी बातचीत होगी इनकम टैक्स और उसके बीच में। जैसे मैं इनकम टैक्स भरता हूँ तो मेरे को पैन नंबर जो है मिला हुआ है, वो पैन नंबर के हिसाब से मतलब भरना होता है। जब भी आप भरते हो तो पैन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही है, ठीक है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, since 1975-76 budget, while determining the rate of income tax, agriculture income tax has been included in non-agriculture income। तो उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को इकट्ठे इनकम टैक्स में कंसिडर करने को कहा। बट टिल डेट एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। बट आज तक कभी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लग पाए, क्योंकि ऑब्वियसली वोट बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में 46% लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अगर इतने लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया तो वो कहाँ वोट दे रहे हैं सरकारों को। नेक्स्ट, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ ब्लैक मनी। अगर कोई खुद वॉलंटरीली डिक्लेयर कर देता है कि मेरा फलां फलां ब्लैक मनी है, तो उसके ऊपर फलां फलां रेट ऑफ टैक्स लगाया जाए और उसे रफा दफा किया जाए, ठीक है। ऑल्दो वांचू कमेटी was not in favor of voluntary disclosure scheme regarding the black money, yet the government provided its facility and succeeded in unearthing black money to some extent। वांचू कमेटी तो इसके फेवर में नहीं थी, फिर भी सरकार ने रिकमेंड किया और वांचू कमेटी ने मिलके एक ऐसा सहमति सी क्रिएट की कि अगर खुद ही लोग डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, सरकार के पास बिना टेंशन के पैसा आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट्स बिलीव दैट पीपल डू पोजेस ब्लैक मनी इन मच मोर अकाउंट। तो इकोनॉमिस्ट सोचते थे जितना ये डिक्लेयर कर रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। द गवर्नमेंट ओकेजनली लेज इट्स हैंड्स ऑन इट बाय कंडक्टिंग रेड्स। तो लगातार सरकार टाइम टू टाइम रेड करती है और उनसे ब्लैक मनी निकालने की कोशिश करती है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसमें, रिपोर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी, दैट इज़ झा कमेटी। तो झा कमेटी भी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी टैक्सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड in July 1977 a committee under the chairmanship of L.K. Jha
ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कमेटी बैठाई। उसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या थी? सबसे पहले ए, द कमेटी सजेस्टेड मेक टैक्सेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल, कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल करो। मेक द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन मोर प्रोग्रेसिव करो, मतलब हाई लेवल्स के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स लग रहा है और लो जो इनकम ग्रुप वाले हैं उनके ऊपर लो टैक्स लग रहा है। रेंडर टैक्सेशन सिस्टम टू फॉल इन लाइन विद द एम्स ऑफ नेशनल पॉलिसी, तो जो भी नेशनल पॉलिसी का एम है उसके हिसाब से टैक्स लगाओ। अन्यवार टैक्स ना लगाओ कि भाई जिस पे भी मन आया टैक्स लगाए जाने, जो भी प्लान्स वगैरह हैं उसके हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए। बी, द मेन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वॉज टू अडॉप्ट वैल्यू एडेड टैक्स, तो इस कमेटी की जो मेन रिकमेंडेशन थी वो था अडॉप्शन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉलो भी किया। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी शुड बी रेज्ड ऑन ऑल गुड्स in a uniform manner so that its incidence falls on large number of people। जो भी एक्साइज ड्यूटी है उसका भी रेट बढ़ा दो ताकि सरकार ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सके। रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स कंज्यूम्ड बाय पुअर शुड बी लो एंड ऑन गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिच शुड बी हाई, तो वही लग्जरी के ऊपर ज़्यादा टैक्स रख लो और नेसेसिटीज़ के ऊपर कम। इंपोर्ट ड्यूटीज़ शुड बी रिड्यूस, जो भी इंपोर्ट करने की जो ड्यूटीज़ है मशीन्स वगैरह जो बाहर से लेके आते हैं उनकी ड्यूटीज़ को भी कम कर दो। ऑक्ट्राई ड्यूटी शुड बी एबॉलिश, जो ऑक्ट्राई या चुंगियाँ लगाई हुई थी सरकार ने वो बिल्कुल एबॉलिश कर देनी चाहिए इस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्ट ऑफ राजा जे चिलिया कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। राजा जे चिलिया कमेटी वॉज अपॉइंटेड ऑन August 29, 1991। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन February 1992। उसके फॉलोइंग रिकमेंडेशंस थी। कौन कौन सी रिकमेंडेशन? द टैक्स सिस्टम एंड इट्स बर्डन मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू टैक्स पेयर, जो भी टैक्स सिस्टम है और टैक्स का बर्डन है वो लोग माने, ये ना है कि सरकार कोई ऐसे रेट डिक्लेयर कर लिए लोग कहते हैं हम मानते ही नहीं। द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स शुड नॉट एक्सीड 40% ऑफ द टोटल इनकम, जो मैक्सिमम रेट है वो टोटल इनकम का 40% से ज़्यादा ना जाए ताकि अमीर अपनी टैक्स शो करें, ये ना हो कि वो टैक्सी वो अपनी खर्चे इतने शो कर दें कि टैक्स ही ना बने उनका, समझ की बात। द टैक्स सिस्टम एंड लॉ शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, वो इतना सिंपल होना चाहिए कि हर एक को समझ आ जाए। अ सिंपल टैक्स system will have only a limited number of rates and exemptions or deductions। एक सिंपल टैक्सेशन सिस्टम वो है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टैक्स रेट्स होते हैं और एग्जम्पशंस और डिडक्शंस भी जो है लिमिटेड नंबर की होती हैं। ऐसा नहीं कि इतनी सारे क्लॉजेज हैं कि समझ ही नहीं आ रहे, ठीक है। मेथड्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इम्प्रूव्ड, जो टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के कंट्रोल करने के तरीके हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स के रिलेटेड वो भी थोड़ा सिंपल रहे और इम्प्रूव तरीके से काम करे, ठीक है। नेक्स्ट, वेल्थ टैक्स ऑन प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक शेयर्स, सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा शुड बी एबॉलिश्ड, तो जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स हैं जैसे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ वगैरह उनके ऊपर जो वेल्थ टैक्स है उसको एबॉलिश कर दें, ये भी ये कमेटी का मानना था। इट शुड बी लेविड ऑन अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक हाउसेज या फार्म हाउसेज या अर्बन लैंड्स, इनके ऊपर सरकार वेल्थ टैक्स लगा सकती है। टैक्स रेट शुड बी रिड्यूस्ड ऑन फॉरेन कंपनीज, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर भी टैक्स कम करना ज़रूरी माना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स सिचुएटेड इन इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, तो बेसिकली जो नई नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं बैकवर्ड एरियाज़ में जिससे कि रीजनल डेवलपमेंट होगी, इन टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी टैक्स माफ़ किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स डिफरेंट बजट्स मैनी रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस कमेटी की कई रिकमेंडेशंस अलग अलग बजट्स में फॉलो की गई। नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर विजय एल केलकर, जिसको केलकर कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड सेट अप 2 टास्क forces under the chairmanship of Dr. Vijay L. Kelkar to recommend measures for simplification and rationalization of direct and indirect taxes। तो केलकर के अंडर जो डॉक्टर केलकर हैं इनके अंडर सरकार ने कमेटी बनाई ताकि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की रैशनलाइजेशन और उनको सिंप्लीफिकेशन किया जा सके। डॉक्टर केलकर सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट in December 2002। the major recommendations of Kelkar report या Kelkar committee are as follows। तो सबसे पहला major recommendations on direct taxes, तो पहले direct taxes के कर लेंगे फिर indirect taxes के करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है suggestions regarding reforms in the tax administration। क्या क्या suggestions दिए थे? there should be expansion of taxpayer services both क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, तो टैक्स पेयर को जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा दो। अगर सर्विसेज ज़्यादा देंगे टैक्स पेयर को तो टैक्स पेयर तो खुद ही पैसे जमा कराएगा आके। फॉर दिस पर्पज़ सर्विसेज लाइक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भर सके या ऑनलाइन टैक्स दे सके, इलेक्ट्रॉनिक
टैक्स रिफंड, अगर वो रिफंड बनता है उसका तो इलेक्ट्रॉनिकली उसके अकाउंट में वापस चले जाए. इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर. तो टैक्स पेयर ज़्यादा कन्वीनियंट फील करेगा टैक्स देने में. ऑल टैक्स पेयर्स शुड बी प्रोवाइडेड पैन, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, टू बी गिवन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. तो हर एक जो टैक्स पेयर है उसके लिए पैन कंपलसरी कर देना चाहिए, और है भी, आपको पता ही है. देयर शुड बी इंक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट. जो टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एंड स्टाफ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जो जवाबदेही है वो बढ़ानी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT शुड बी एम्पावर्ड विद मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स. तो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा जो है पावर्स दो, ताकि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उसकी वर्किंग है उसको एफिशिएंट बना सके. नेक्स्ट आ जाता है सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने क्या बात की. फॉर द जनरल टैक्स पेयर एग्जाम्पशन लिमिट शुड बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख. ये उस टाइम की बात हो रही है जिस टाइम रिपोर्ट आई थी, आज के हिसाब से मत सोच लेना, तो ये डाटा पुराना है. फॉर द वुमेन एंड सीनियर सिटीजन एग्जाम्पशन लिमिट शुड बी इंक्रीज टू 1.5 लाख. तो उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मल बंदा 1 लाख से ऊपर है तो टैक्स देगा. उस टाइम की बात है ये, पुराने टाइम की. और जो वुमेन है और सीनियर सिटीजन है उनको 1.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर टैक्स है. सरचार्ज ऑन पर्सनल इनकम टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड. जो सरचार्ज वगैरह लगाते हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उनका मानना था. देयर शुड बी ओनली 2 रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स. पर्सनल इनकम टैक्स के 2 ही रेट होने चाहिए. फॉर इनकम टैक्स अप टू 4 लाख द रेट ऑफ पर्सनल टैक्स जो है 20% होना चाहिए, और अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो 30% होना चाहिए, और कोई रेट नहीं. सरचार्ज सुरचार्ज जो है वो सब ख़त्म कर देने चाहिए, ऐसा इस कमेटी का मानना था. द स्टेट शुड ऑथोराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्सेशन लगाएं, ठीक है. द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स. और वो जो पैसा इकट्ठा हुआ वो स्टेट्स के अंदर बांट दिया जाएगा. द रीज़न बीइंग दैट एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करें सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो है एग्रीकल्चर पे भी टैक्स इकट्ठा कर सकें. नेक्स्ट सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स में क्या रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने बोला. फॉर डोमेस्टिक कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स रेट शुड बी रिड्यूस टू 30%. जो टैक्स रेट काफ़ी हाई चल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स, उसको कम करके 30% कर देना चाहिए. बी फॉरेन कंपनीज शुड बी टैक्सड एट द रेट ऑफ 35%. जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको 35% टैक्स कर दें. इनकम ऑफ द म्यूचुअल फंड्स deprived from short-term capital gains and interest should be taxed at low rates. तो सिंपल वर्ड्स में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के ऊपर टैक्स को कट कर दें, टैक्स को कम कर दें, ताकि म्यूचुअल फंड्स भी इनकरेज फील करें. अब आ जाता है मेजर रिकमेंडेशंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो इसमें फर्स्ट सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें पहला आ जाता है द सिस्टम ऑफ कस्टम क्लियरेंस शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट. जो कस्टम क्लियरेंस है वो जो है ट्रस्ट के ऊपर बेस कर दो. ऐसा नहीं कि फ़लाँ डिक्लेयर किया तो इससे ये हो जाएगा, इतना डिक्लेयर किया तो इससे इतना टैक्स बनना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है. तो कस्टम क्लियरेंस का सिस्टम जो है वो काफ़ी आसान कर देना चाहिए. द रूल्स शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. तो जो भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उनके ऊपर यूनिफॉर्म जो रूल्स हैं वो लागू होने चाहिए. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है ऑल कस्टम्स एंड Central Excise Commission offices should fully be computerized their working. उनके सारे जो काम है वो कंप्यूटराइज हो जाने चाहिए. समझ की बात. स्क्रीन हिल रही है, मैं इसको सेट कर देता हूँ. नेक्स्ट आ जाता है सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन द कस्टम ड्यूटीज़. कस्टम ड्यूटीज़ में भी रिफॉर्म्स चाहिए. कौन कौन से. द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कस्टम टैरिफ्स शुड बी रिड्यूस. जितने कस्टम टैरिफ्स मल्टीपल्स हैं, इस पे इतना रेट लगेगा, उस पे इतना रेट लगेगा, उसको थोड़ा सा चेंज करो, उस कम स्लैब्स लेके आओ उसमें, ठीक है. देयर शुड बी जस्ट 3 टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़. बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग कस्टम ड्यूटी. तो ये 3 टाइप की ड्यूटीज़ होनी चाहिए, बजाय इसके कि कई टाइप के ड्यूटीज़ हों और कई टाइप के रेट्स हों. नो ड्यूटी शुड बी इम्पोज्ड ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स, इक्विपमेंट्स एंड इसेंशियल इंपोर्ट्स. तो इनके ऊपर कोई भी जो है सरकार एक्साइज वगैरह ना लगाए, ठीक है, क्योंकि पहले ही ये नेसेसिटीज़ हैं एक टाइप की आजकल. तो अ हायर रेट ऑफ ड्यूटी अप टू 150% शुड बी इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. जो स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर आप बाहर से मंगवाते हो तो उसके ऊपर काफ़ी हैवी ड्यूटी लगनी चाहिए, ताकि लोकल चीज़ों की डिमांड बनी रहे, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सजेशंस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ एंड अदर टैक्सेस. उनके लिए क्या रिफॉर्म्स थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवीज
should be replaced by only one levy, that is Central Value Added Tax, जिसको CEN VAT भी कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सिंपल वर्ड्स में कई टाइप के वैल्यू एडेड टैक्स लगाए हुए हैं, उन सबको क्लब करके एक सेंट्रल लेवल पे वैल्यू एडेड टैक्स लगा देना चाहिए। उसके बाद देयर शुड बी नो एक्साइज ड्यूटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर कोई ड्यूटी वगैरह ना लगे। सेफ्टी प्रोडक्ट्स के ऊपर और फूड आइटम और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूटी एग्जम्पशंस गिवन टू स्मॉल स्केल सेक्टर शुड बी अलाउड टू स्मॉल स्केल यूनिट्स विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख। तो ये बताया गया है कि भाई जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनके ऊपर भी सरकार जो ऐसी वैसी ड्यूटीज़ ना लगाए ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले, ना कि डिस्करेजमेंट। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन ऑल स्टेट लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू वैट से रिलेटेड जितने भी स्टेट लेजिस्लेशंस हैं या जितने भी जो क्या कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना रही हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्टेट में वैट अलग है, दूसरे स्टेट में वैट अलग है, बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स शुड बी एक्सटेंडेड इन अ कॉम्प्रीहेंसिव मैनर। सर्विस टैक्स को कॉम्प्रीहेंसिव मैनर से इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा मानना था इस कमेटी का। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।